हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोग सब ठीक होंगे आई होप, और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, है ना। चलो आज हम लोग रिवीजन सीरीज में चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो देखते हैं। और उसके पहले एक क्विक रिवीजन, मतलब क्विक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हैं जो चैप्टर 8 का। उसमें हम लोग क्या किए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आई होप आप सब लोगों को अच्छे से याद कर लिए होंगे, क्योंकि इसके बगैर काम चलेगा नहीं, है ना। तो ये आपको याद करना जरूरी है। ये भी मैंने और एक्स्ट्रा फार्मूला जो था ये भी लिख दिया है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में आपको पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उसमें ये रहता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये एंगल जब फिक्स हो जाएगा तो इस एंगल के लिए ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो, ये सब रेशियो जो है फिक्स रहते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो चाहे एंगल कितना भी बड़ा हो, कोई भी एंगल हो, अगर 30 डिग्री है उसमें और ये 90 डिग्री है तो ये साइड के, ये सब साइड के रेशियो जो है वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। दूसरा ये था कि साइन इज इक्वल टू कॉस बी वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एंगल ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो साइन ए और कॉस बी इक्वल रहता है। अगर ए प्लस, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये 90 डिग्री है तो ए प्लस बी 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। अब इस एंगल ए को लेते हैं तो इसकी साइन वैल्यू क्या होगी, पी क्यू आर बाई पी आर होगी, है ना। तो एंगल बी ये वाला है तो इसकी कॉस वैल्यू क्या है, वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज है। तो यही वाला जो है रेशियो साइन ए के लिए हो गया, और यही पी क्यू आर बाई पी आर जो रेशियो है वो कॉस बी के लिए हो गया, इसलिए वो इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी है, कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी होता है, और टैन ए क्या होगा, क्यू आर बाई पी क्यू, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो कि ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसमें अगर हमको एंगल पता है और कोई एक पता है तो हम थर्ड पार्ट जो है उसको निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट जो है जैसे क्यू आर निकालना हो तो पी क्यू अगर पता है, ये डिस्टेंस पता है तो हम ये निकाल लिए। अब इसको आप अप्लाई करो कि सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और कोई टावर है, इसको आप देख रहे हो, तो आप देखो यहाँ से आपकी जो आई है, आई से ये टॉप को अगर आप देख रहे हो तो ये एक लाइन हो गई, है ना। इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये लाइन से आप इस पॉइंट को देख रहे हो, यहाँ से ये वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये एक वर्टिकल लाइन आ गई, तो ये आपका 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। तो ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि कोई भी आर्किटेक्चर में जब कोई ऐसे दिखता है सामने से, जैसे कोई बिल्डिंग दिखती है तो हम उसको एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग बोलते हैं, है ना। एलिवेशन कैसा है उसका करके, तो जो एलिवेटेड जो पोर्शन है, मतलब ये रेस पोर्शन है, तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं यहाँ पर। और ये जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ यही है, इसी का है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अब आप इसमें थीटा आपको पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो आप हाइट निकाल सकते हो। अगर आपको हाइट पता है, ये एंगल पता है, तो आप जो है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग से रोड में कोई चीज को देख रहे हो तो ये जो लाइन ऑफ साइट आपकी ये वाली हो जाएगी, है ना। ये आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। अगर आप ऊपर से कोई चीज को देख रहे हो नीचे की तरफ में, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है और ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो इसका भी एक ट्रायंगल ये बन गया, है ना। अब यहाँ पर जो है ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसके पैरेलल हम एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन का जस्ट अपोजिट है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर यहाँ से कोई इसको देख रहा है तो इसके लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। सपोज यहाँ पर कोई है जो देख रहा है इसको, तो ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया इसके लिए, और यहाँ से कोई इसको देख रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया इसके लिए, इसके लिए। मगर ये एंगल दोनों सेम रहता है। तो हमेशा जो है हमको एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मिलता है तो हम हाइट है या डिस्टेंस से निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके। तो कई बार क्वेश्चन में कैसी वेराइटी रहेगी, जैसे ये वाला आपका लाइन ऑफ साइट दिखा रहा है,
कोई यहाँ पर जैसे गुब्बारा हो सकता है या एरोप्लेन हो सकता है या कोई पक्षी हो सकता है ना, बर्ड हो सकती है, फिर वो फ्लाइट करके और आगे चली गई, है ना, इसी लाइन में आगे चलेगी, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है चेंज हो जाएगा, है ना, ऐसे का कम हो जाएगा। मान लो सन है यहाँ पर, सन थोड़ा और आगे चला गया तो उसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, तो कितना डिस्टेंस आगे मूव हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आ गया। वैसे ही इसमें जो है यहाँ पे कोई रिवर, यहाँ पे कोई रिवर बह रही होगी, है ना, यहाँ पे कोई रिवर है, तो रिवर की इस बैंक से इस बैंक में कोई चीज को देख रहा है, या इस बैंक में कोई ट्री है उसको यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है, या सपोज ये खड़ा है यहाँ पे कोई ट्री है उसको देख रहा है, तो वो रिवर का बैंक कितना विड्थ है रिवर की ये बता दो, या ट्री का हाइट कितना है ये बता दो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें कॉमनली आएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए जो है इसमें थोड़े से डिफिकल्ट प्रूफ वाले क्वेश्चन भी है वो आ सकते हैं, वो भी मैं कराऊंगा आज। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम का। कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा है उसका डायग्राम बनाना पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे। A top of a broken tree makes 30 degree with the ground at 8 meter from its foot। मैंने इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया, ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बेसिक का जो है उसका क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर एक ट्री है, लैंग्वेज को जो है आपको समझना है, कोई एक ट्री है वो क्या यहाँ से टूट गया है, तो उसका वो टूट करके वो क्या है ऐसे वो नीचे वो ये ऐसे गिर गया। ठीक है, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि टॉप ऑफ द ब्रोकन ट्री मेक्स 30 डिग्री विद द ग्राउंड, तो हम इसका अगर ये ट्रायंगल ऐसे बना लें तो ये 30 डिग्री हो गया, इसका टॉप जो है ये टॉप हो गया ब्रोकन ट्री का, वो 30 डिग्री विद द ग्राउंड बना रहा है एट 8 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है, तो ये हमारा 8 मीटर हो जाएगा। हम इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, फाइंड हाइट ऑफ द ब्रोकन ट्री, तो हमको क्या निकालना है, BC निकालना है, BC हमको निकालना है। बस ये अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका जो है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसमें देख लीजिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई AB, तो BC क्या आ गया, AB है 8 मीटर और tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, तो 8/√3 मीटर जो है आपका इसका आंसर हो गया, है ना, 8/√3 मीटर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 15 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री। अब कोई टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, ये हो गया, ये टॉप है टावर का, है ना, इसको मैं T लिख देता हूं, फ्रॉम 15 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस, ये उसका बेस है, ये B लिख दिया मैंने, यहां से 15 मीटर दूर ये पॉइंट हो गया सपोज। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि यहां से जो आप देख रहा है तो ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है। अगर वो डिप्रेशन बोलता है तो हम यहां से देखते हैं और ये वाले एंगल को डिप्रेशन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला ऑफ टॉप, तो ये टॉप का एलिवेशन एंगल यहां से बनेगा, नीचे से बनेगा, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो फाइंड दी हाइट, ये निकालना है, अगेन tan 60 इज इक्वल टू BT बाई AB, तो आपका जो हाइट है वो BT है, tan 60 है √3 और AB है 15 है, ये आपका हो जाएगा 15√3 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। वॉरियर्स, ये क्वेश्चन देखो मैंने ये लिखा हुआ है बोर्ड में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्या दिख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब ठीक है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब क्या हुआ कि कोई ये टॉप हो गया, ये 8 मीटर डिस्टेंस हो गया, ये बॉटम ऑफ द बिल्डिंग B हो गया, है ना। अब इसको क्या है, कोई ऊपर से देख रहा है, ठीक है, यहां से देख रहा है, ये मैं इसका हॉरिजॉन्टल एक ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग का,
और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया बॉटम ऑफ द बिल्डिंग का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर में, ठीक है ना। वो इस पॉइंट को एरोप्लेन से भी बोल सकता है या बैलून से भी बोल सकता है, कहीं से भी बोल सकता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोल दिया, चलो ठीक, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, है ना। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से है आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ये है 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम इज ये 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो ये हाइट हमको निकालना है, ठीक है। तो मैंने इसको टी किया, इसको बी कर दिया, इसको ए कर देता हूं और एक इसको जो है आर कर देते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन इसका बना लेते हैं जो कि इसके पैरेलल रहेगा और वो उसका नाम देते हैं आर एस एस टी। एस टी इज पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। हाइट ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, तो हमको क्या क्या निकालना है, ए आर निकालना है एंड ए बी निकालना है। ऐसे अगर आप लिख ले तो ये क्या क्या निकालना है तो आपकी गलती नहीं होगी। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये बी टी आपको दिया हुआ है, ये 8 मीटर है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया इस हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो ए एस है वो भी 8 मीटर हो गया, ठीक है ना। और ए आर क्या हो जाएगा, ए एस प्लस एस आर, तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस ये हमारा जो है आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आर एस निकालेंगे। तो क्या होता है, परीक्षा के जब आप सॉल्व करते हो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम जब बैठते हो तब हड़बड़ी में क्या करता है, आप आर एस निकाल करके छोड़ देते हो और वही हाइट बोल देते हो। तो ये आपको इसमें ऐड करना है तब आपका ये वाला आंसर आएगा। तो ये एक गलती कुछ बच्चों से हो जाती है, वो आपको ध्यान रखना है। तो आप ये अगर लिख लिए पहले कि मुझे ए आर और ए बी निकालना है ना, या टू फाइंड ए आर एंड ए बी, ये लिख दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया आपने गिवन, ये लिख दिया, तो आपका क्या काम आसान हो जाता है। एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को सारा कॉन्सेप्ट पता है। डायग्राम आपने बना दिया तो आपको आधे से ज्यादा नंबर तो यही मिल जाएंगे। 5 नंबर का जैसे क्वेश्चन है तो 1 नंबर इसमें और 1 नंबर इसमें, ये तो 2 नंबर तो आपको इसी में मिल गए। तो ये लिखने से आपका फायदा ये है कि आप कभी कोई चीज गड़बड़ नहीं करोगे लास्ट मोमेंट में। तो ये आपको गिवन हो गया। अब आप देख लीजिए कि ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये अगर 45 है तो ये भी जो है 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल को देख लीजिए, तो हम ये ले लेते हैं एक ट्रायंगल आर एस टी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आर एस अपॉन एस टी, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया हमारे पास में। ये ले लेते हैं फिर ट्रायंगल ये वाला ए बी आर इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए बी, ए आर अपॉन ए बी, ठीक है। और ए आर क्या है हमारा, ए एस प्लस एस आर। अच्छा, जब tan 45 जब भी कोई आता है तो आपको मालूम है tan 45 की वैल्यू 1 होती है। आप इसको सिंपली ए आर इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हो। ये आपका ए बी, ए आर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। और यहां से जो है हमको मिल जाएगा एस टी इज इक्वल टू आर एस अपॉन tan 30 कितना होता है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan 30 और ये होता है 1/√3, तो ये आपका हो जाएगा √3 इंटू आर एस, ये हो जाएगा √3 इंटू आर एस। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में ये ए बी और एस टी को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये ए बी और एस टी को इक्वेट कर सकते हैं। इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो 1 इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आर
इज इक्वल टू √3 इंटू RS। AR इज इक्वल टू √3 इंटू RS। और AR क्या है? AR की वैल्यू क्या है? 8 प्लस RS। 8 प्लस RS इज इक्वल टू √3 इंटू RS। अब हम RS को एक साइड ले लेते हैं, तो √3 RS माइनस RS इज इक्वल टू 8। और यहाँ से जो है RS को बाहर निकालेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। ये हमारा जो है आंसर आ गया इन मीटर। आपको मीटर लिखना नहीं भूलना है क्योंकि यहाँ पे मीटर में ये दिया हुआ है, तो ये मीटर लिखना हमको नहीं भूलना है। तो RS आ गया 8 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये हमारा पहला पार्ट ऑफ द आंसर हो गया RS। अब हम इसको क्या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, तो ये जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? इसको वो कर देते हैं, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1 इज, तो ये आपका आ जाएगा 8/2 इंटू √3 प्लस 1 एंड दैट इज 4 इंटू √3 प्लस 1। तो ये आपका जो है आपका ये आ गया आंसर RS। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? RS की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ पर हमको निकालना है AR, तो AR क्या हो जाएगा? AS को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो AR इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, यहां पर अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो 8 प्लस 4 प्लस 4 √3। ठीक है, 4 इंटू √3 इज 4 √3 और 4 इंटू 1 इज 4 एंड दिस इज 12 प्लस 4 √3। ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया हाइट का। फाइनल आंसर हो गया हाइट का। ठीक है, अब जब आपका हाइट निकल गया तो आपको यहाँ पे ये मालूम, ये पता होना चाहिए ना कि AR जो है इस इक्वेशन से AR इज इक्वल टू AB है। AR इज इक्वल टू AB है, तो ये AR आपने निकल गया और AB भी वही रहेगा। सिंस AR इज इक्वल टू AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो AB की भी वही वैल्यू है जो AR की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री का जो है एंगल है, तो हाइट और ये जो डिस्टेंस है दोनों के दोनों जो है सेम रहेंगे, है ना। वो जब आप ये लिखे होंगे तभी आपको ये समझ जाना चाहिए कि tan 45 है तो ये दोनों वैल्यू जो है इक्वल है। वॉरियर्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो इस बार CBSE ने रिलीज किया ना, उसने बेसिक पार्ट में दिया, बेसिक पोर्शन वाले में दिया, बेसिक मैथ्स में। अब ये क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं है कि बेसिक मैथ्स वालों को दिया जाए, मगर वो 5 नंबर का उसमें दिया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है कोई भरोसा मत करिएगा। जो बेसिक मैथ्स लिए हैं उन लोग को मैं बोल रहा हूँ कि कोई भरोसा मत करना, CBSE का एक बहुत ईजी क्वेश्चन उनको दे देंगे। एक आध दो क्वेश्चन तो आपको जो है अच्छा खासा टफ वाला चिपका ही देंगे, है ना। और स्टैंडर्ड मैथ्स जो लोग लिए हैं उन लोग भी इसको लाइटली मत लीजिए, इसमें भी आपकी गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। और ये आपको 5 वाले में नहीं देकर के इसको कम नंबर वाले में भी दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि जो है बहुत इजी पेपर आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो है बुक का क्वेश्चन है। सिचुएशन क्या है कि एक गर्ल है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो बैलून को देखती है। जब फर्स्ट टाइम सी दी बैलून, जो कि बैलून की हाइट दिया हुआ है 88.2 मीटर। ये डायग्राम बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में दे देंगे। बट इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट को चेंज करके दूसरे क्वेश्चन इसी टाइप को बना के दे सकते हैं। ठीक है, हाइट होगी बैलून की 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है गर्ल की आई से, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री पहले बन रहा है, आफ्टर सम टाइम एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। अब रिड्यूस कैसे होगा
या तो बैलून जब पास आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, जब बैलून दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा। तो यहाँ अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 30 डिग्री आफ्टर सम टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून, डिस्टेंस ट्रैवल मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमको निकालना है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको वो कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए, इसको थोड़ा सा मैं रेड पेन से करता हूं, ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, है ना, इसको डी ले लिया, इसको ई ले लेते हैं, और ये एफ, ये जी कर दो, इसको एच कर दो, ठीक है। ये हमारा जो है वो हो गया। अब हमको जी एफ निकालना है, ठीक है। टू फाइंड जी एफ, ये हमको निकालना है, गिवन है बैलून की हाइट, बैलून की हाइट जो है वो है एफ ई इज इक्वल टू जी सी इज इक्वल टू 88.2 मीटर, और ए एच गर्ल की हाइट जो है ए एच जो है वो बी जी इज इक्वल टू डी एफ वो है 1.2 मीटर। तो यहां से हमको जो है मिल जाएगा ये वाले वैल्यू, है ना, डी ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 करेंगे तो 87 मीटर, ये हमको मिल गया। इतना तो हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल यहां से ये ले लेंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या करेंगे, 60 डिग्री है ना, तो tan ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बी सी जो है वो है 87, तो ये हो जाएगा आपका tan ऑफ 60 होता है √3, बी सी यहाँ पे जो दिया हुआ वो 87 है, और ए बी जो है हमें नहीं पता अभी, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 87/√3, ये हमारा निकल गया ए बी। सिमिलरली हम ट्रायंगल ए डी ई ले लेते हैं, उसमें भी हम करेंगे tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए डी। तो यहां से जो है डी नहीं ए डी निकालेंगे ना, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ये ए डी जो है वो ए बी प्लस बी डी है, ए बी प्लस बी डी, एंड दैट इज इक्वल टू, ये ए डी इधर जाएगा, tan 30 नीचे आ जाएगा, और वो डी है 88.2 डिवाइडेड बाई 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आ गई वो 1/√3 आ गई, ये √3 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ए बी की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है, तो बी डी इज इक्वल टू, ये बी डी इज इक्वल टू ए बी को इस तरफ ले रहा हूं मैं 88.2 इंटू √3, एक तो ये √3 ऊपर आ जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, और ए बी दिया हुआ है 87/√3। देखो ये एक गलती हो गई मेरे से कैलकुलेशन करते करते। अब ये गलती आप कहीं मत कर देना। देखो मैंने यहाँ पे डी लिया हुआ है, डी की वैल्यू क्या है 87 है, तो यहाँ पर जो है मुझे ये 87 रखना चाहिए था। तो इस टाइप की मिस्टेक जो है एग्जाम में अगर आप हड़बड़ी में तो कर सकते हैं, ना करें तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका 87 आ जाएगा, है ना, और ये फिर इसको फर्दर सॉल्व करना है। 87 बाहर निकाल लो आप, तो √3 माइनस 1/√3, ठीक है, और ये जो है 87 इंटू 3 इसमें आ जाएगा, दैट इज 3 माइनस 1/√3, दैट इज 2 इंटू 87, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, 7 2 14, 8 2 16 और 117/√3, ये हो जाएगा 174। अब इसको 174 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 3
5 सार 3 8 सार, ठीक है, इंटू 3 करोगे, ये √3 से कट जाएगा तो ये आपका √3 आ जाएगा, तो 58√3 मीटर आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर है बी डी इज इक्वल टू 58 इंटू √3 मीटर, ये हमारा जो है आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसी में बैलून की जगह एरोप्लेन हो सकता है या कोई बर्ड हो सकती है, और एंगल ऑफ एलिवेशन इसी तरीके से चेंज हो सकता है। कई बार ये हाइट को नहीं दे करके ग्राउंड से भी दे सकता है, ये एक वैरायटी हो जाएगी क्वेश्चन में। अगर ऐसा देता है तो ये हाइट को आपको कंसिडर करना ही करना है। जो गलती अभी जो मैंने करके हुआ मुझसे, वो गलती आपसे वहां पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा एग्जाम के प्रेशर में जो है काफी कुछ दिक्कत हो जाती है, अभी आपको पता नहीं चलेगा उतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैं ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन वो एग्जाम्पलर से ले रहा हूँ, वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे हैं। इस चैप्टर में आपको क्या, अपने कॉन्सेप्ट को ही खाली क्लियर करने की, क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हैं वो, और जो भी क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ उसी के में जो है इधर उधर कुछ वैल्यूज को या ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है या कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज इंक्रीजिंग, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर टावर का, ये सपोज ये टावर है BC, शैडो जो है पहले ये वाला शैडो था, BM शैडो था, अब ये शैडो जो है बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि कभी आप एक्सपीरियंस किए होंगे, आप धूप में खड़े रहते हो, कभी स्कूल में जाते हो, मैदान में खड़े हो आप, तो जब आप खड़े हो आपका शैडो छोटा बन रहा है, फिर सन थोड़ा और पीछे दूर चला जाता है तो शैडो थोड़ा सा एकदम लंबा बनने लगता है ना। कहीं पेड़ के नीचे खड़े हो दिन के 12 बजे तो पेड़ का शैडो आपको छोटा सा गोल सा दिखता है नीचे में, फिर जैसे दिन सूरज ढल जाता है तो पेड़ का शैडो और लंबा हो जाता है ना। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। वो सेम चीज यहाँ पर है, तो जब सन यहाँ पर है तो ये शैडो इतना बड़ा बन रहा है BM, सन जब और इधर चला गया तब वो शैडो AB और बड़ा बन रहा है। तो यहाँ से सन का जो एलिवेशन है ये तो एंगल कम रहेगा ना, सन जैसे जैसे पीछे जाते जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा। आप यहाँ पर खड़े हो, इसको देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अभी ज्यादा है ना। अब यहाँ पर खड़े होकर जब इसको देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, या इसको आप शैडो के फॉर्म में लेते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा, जैसे शैडो बढ़ते जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा, ठीक है, ये और ऐसे कम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ये जो इंक्रीजिंग है वो फॉल्स है ना, क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं कि सपोज ये BC टावर है, BM उसका शैडो पहले, θ1 एंगल ऑफ एलिवेशन है, AB फिर शैडो है, जब θ2 जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं तो tan θ1 क्या हो जाएगा, BC अपॉन BM, DC अपॉन BM, और tan θ2 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है। यहाँ पर BC जो है वो कॉमन है, तो हम इसको BC इक्वल टू BM इंटू tan θ1 और BC इक्वल टू AB इंटू tan θ2 को दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये हमने इक्वेट कर दिया। अब ये इक्वल साइन है, यहाँ पर जो है आप इसको ऐसे भी लिख लो कि AB अपॉन BM कर दो, AB अपॉन BM कर दो तो tan θ2 यहाँ नीचे आ जाएगा, tan θ1 बाय tan θ2, ये भी आप देख लो। तो AB इज ग्रेटर देन BM, AB इज ग्रेटर देन BM। अगर AB बड़ा है तो tan θ1 भी बड़ा रहेगा, tan θ1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन tan θ2। अब इसमें हमको tan की वैल्यू देखना है, tan की वैल्यू जो θ0 होती है, tan की वैल्यू जब 0 डिग्री होती है और tan की वैल्यू 90 डिग्री में जब एंगल बढ़ता है तो पहले एंगल क्या होता है, tan 0 में उसका वैल्यू होता है 0 डिग्री, और 45 डिग्री tan 45 में वैल्यू हो जाती है 1, मतलब 0 से 1 तक बढ़ी, फिर 90 डिग्री में और बढ़ गई। जब tan 60 आता है तो वैल्यू उसकी कितनी हो जाती है, √3 हो जाती है ना। 45 में इसकी वैल्यू हो जाती है 1, फिर 60 में tan की वैल्यू जाती है 1.732, और 90 डिग्री में वैल्यू जाती है इंफिनिटी, है ना, अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है ना। ये √3 क्या है, ये √3 होता है, इसका वैल्यू 1.732 हो गया। तो 0 से वैल्यू बढ़ती जाती है tan में जब एंगल होता है। यहाँ पर tan θ1 tan θ2 है, मतलब कि θ1 जो है वो
थीटा 2 से बड़ा है, थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से बड़ा है। ये हमने प्रूफ किया यहाँ से। तो हम ये बोलेंगे कि नो दिस इज फॉल्स, एंगल विल बी डिक्रीजिंग। और क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी डिक्रीजिंग इफ द शैडो इज इंक्रीजिंग, हाइट है ना, लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक, ऑब्जर्व्स ए क्लाउड and its reflection in the lake, then the angle of elevation of the cloud is equal to the angle of depression of the reflection। वो बोल रहा है कि a person is standing here, वो यहाँ से खड़े होकर के क्लाउड को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ उसी क्लाउड की परछाई जो लेक में आ रही है, तो वहीं से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये थीटा 1 और थीटा 2 वो दोनों इक्वल है। तो आप खुद ही देख लो कि ये लेक है, ये लेक है ना, तो ये पॉइंट से अगर वो देखता है कोई, तो वो ये इक्वल होगा, थीटा और ये थीटा इक्वल होगा। बट ये हाइट से अगर देखेगा इसको, ये 3 मीटर हाइट से अगर देख रहा है, ये 3 मीटर हाइट से अगर इसको देखेगा, तो इसका थीटा 1 जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा और थीटा 2 जो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल तो है ही नहीं, वो तो दिख ही रहा है। क्योंकि अब हम इसको प्रूफ करते हैं, तो tan थीटा 1 क्या आपका BC अपॉन AB हो गया, और tan थीटा 2 क्या है BN अपॉन AB हो जाएगा। tan थीटा 2 क्या आ जाएगा BN अपॉन AB, ठीक है, tan थीटा 2 BN अपॉन AB। यहां से हम AB को इक्वेट कर लेते हैं, AB इक्वल टू BC अपॉन tan थीटा 1, एक ये, और AB इक्वल टू BN अपॉन tan थीटा 2। तो BC बाई BN कर दो, थीटा 1 किधर ले लो। अब आपको पता है कि BC जो है वो BN से लेस है, BC जो है BN से लेस है। BC क्या है, अगर ये H है, ये H है सपोज, तो और ये 3 है, तो ये H माइनस 3 रहेगा। क्योंकि जितनी ये हाइट है उतनी ही हाइट ये भी रहेगी ना, तो ये वाला जो है वो H माइनस 3 हो जाएगा, तो वो कम है। BC इज लेस देन BN, tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2, तो थीटा 1 नॉट इक्वल टू थीटा 2, तो थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2। यहाँ तो ये भी जो है फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट की बात है। अगर वो लेक में, अगर आप मान लो कोई बोट है, अगर वो बोलता है कि ये जो लेक है, लेक में ये जो लेक है इसमें कोई बोट है, बोट में अगर आप बैठ के देख रहे हो, बोट में कोई पर्सन बैठा है, वो अगर देख रहा है क्लाउड को और उसकी परछाई को, तो उसको जो है इक्वल हो जाएगा थीटा एंगल, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। मगर ये क्या है, किया उसने 3 मीटर हाइट रेस कर दिया लेक से, तो ये जो है हाइट के कारण जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, द पर्सन हु इज वाचिंग फ्रॉम द 3 मीटर हाइट विल नॉट बी इक्वल, थीटा 1 विल बी नॉट बी इक्वल टू द थीटा 2। अभी जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में ही था, वो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पलर में, बट मैं कॉन्सेप्ट के लिए हिसाब से कराया उसको। और ये भी क्वेश्चन जो है उसी टाइप का है ना। क्या बोल रहा है कि दी हाइट ऑफ ए टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज बाय 10%। मतलब ये टावर है और ये उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फुट है जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं टावर को, ठीक है। तो ये थीटा 1 जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये BC उसकी हाइट होगी, और AB जो है वो डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द फुट हो गया, और दोनों को जो है 10% इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज होता है कि नहीं होता है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर 8 में, ट्राइंगल का वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये एक ट्राइंगल बन गया ABC, ये H है, ये X है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये एंगल को तो हम, ये 90 डिग्री अभी भी है और ये अभी भी 90 डिग्री है। सपोज हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिए 10%, तो 10% x का इंक्रीज कर दे तो कितना हो जाएगा, 1.1x हो जाएगा ना। आपको 10% इंक्रीज करना आता है ना, x का 10% ऑफ x क्या होगा, 10/100 इंटू x, दैट इज 0.1x। तो न्यू x क्या हो जाएगा, x प्लस 0.1x, दैट इज 1.1x, ठीक है। तो ये 1.1x हो गया, इसको भी 10% बढ़ाएंगे तो ये भी 1.1h हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि tan थीटा h बाई x है, tan थीटा 1, और tan थीटा 2 क्या है, वो 1.1 इंटू h बाई 1.1 इंटू x है।
तो अगेन ये h/x आया, तो देखो h/x सेम आ गया, तो θ1 इक्वल टू θ2 है कि नहीं है। और चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा, मैंने वही बताया ना आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है θ1 या θ2 ये एंगल सेम रहता है अगर, तो रेशियो जो है वो सेम रहता है। यहाँ पर कन्वर्स बता रहा है उसका कि वो बोल रहा है कि अगर रेशियो सेम आ रहा है दोनों को सेम इंक्रीज कर दिए तो दोनों का रेशियो सेम है, h/x और 1.1x और 1.1x सेम है, तो θ1 इक्वल टू θ2 रहेगा, एंगल वेल्यूएशन जो है वो चेंज नहीं होगा। ये आपको जो है ध्यान में रखना है कि अगर हम बाई सेम परसेंटेज ट्रायंगल का साइड, अब आप समझ लो कि ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो साइड्स है बाय सेम परसेंटेज अगर हम साइड को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी जो है सेम जो है उसकी थीटा की वैल्यू सेम, एंगल की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेम परसेंटेज से इंक्रीज कर रहे हो, इसको भी आपने 1.1 से इंक्रीज किया, इसको भी 10% इंक्रीज किया, तो ये भी जो है 10% से ही इंक्रीज होगा। आप उसको कैलकुलेट करके देख लो। देखो हम यहाँ पे ये जो है इसको ले लेते हैं, इसको हम जो है z ले लेते हैं, चलो, तो z इज इक्वल टू √x² प्लस h² हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको हम z डैश ले लेते हैं, तो z डैश क्या आएगा, √1.1 इंटू एक्स होल स्क्वायर प्लस 1.1 इंटू h का होल स्क्वायर किया, ये आपका हो जाएगा 1.21 x² प्लस 1.21 h²। ये 1.21 कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, 1.21 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1.1 होता है, 1.1 इंटू √x² प्लस h²। तो z की वैल्यू क्या आ गई, ये भी 1.1 टाइम्स ही आई है ना, तो ये भी क्या हो गया 1.1 इंटू z के इक्वल हो गई, ये वाला भी क्या हाइपोटेन्यूज। तो जितना, तो आप देखोगे कि जो है इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा, किसका, ये एंगल भी सेम रहेगा, अगर सेम परसेंटेज से साइड बढ़ेगा तो एंगल भी सेम रहेगा।